हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। हम लोग का चैप्टर है जंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले प्रश्न हमने लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे है हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो हम लोग का अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, बताना है हम लोग का द्विविभाजन, विखंडन, ग्राफ्टिंग और मुकुलन। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो ग्राफ्टिंग हम लोग का क्या है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम आइए देख लेते हैं अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन क्या होता है इसके बारे में। जैसे है हम लोग का अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण उदाहरण में हम लोग का आता है अमीबा। अलैंगिक प्रजनन हम लोग का अमीबा आता है। जैसे है यह द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। तो अमीबा कैसे प्रजनन करता है? तो द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि एक कोशिका दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इन लोग की एक कोशिका होती है और दो अलग अलग कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। हम लोग का ईस्ट भी आता है अलैंगिक प्रजनन में। अब ईस्ट क्या करता है? यह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो ईस्ट हम लोग क्या करता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ये दोस्तों अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, शैवाल और कुछ पौधे, ये हम लोग का एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से इसको इन सबको देखिएगा। जैसे हम लोग का अब ईस्ट पढ़ रहे थे हम लोग, ईस्ट क्या करता है हम लोग का, मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि एक नई कोशिका मूल कोशिका से बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक कोशिका होती है एक नई और मूल कोशिका से बाहर निकलती है। तो हाइड्रा हम लोग देखते हैं, हाइड्रा क्या करता है, यह भी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा भी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि एक नई कोशिका शरीर की सतह पर बनती है और यह फिर से अलग हो जाती है। अब हम लोग का शैवाल, शैवाल क्या करता है, यह विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो शैवाल होता है विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, यानी एक पौधा का टुकड़ा अलग हो जाता है और एक नया पौधा बनाता है, यानी कि शैवाल। तो शैवाल हो जाएगा हम लोग का विखंडन। हाइड्रा मुकुलन, स्टबी मुकुलन और अमीबा द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। तो सबको ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। और हम लोग का कुछ पौधे में जैसे हम लोग का स्ट्रॉबेरी और प्याज, ये कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा कौन करते हैं? स्ट्रॉबेरी हुआ, प्याज हुआ, ये सब क्या होता है, कायिक प्रजनन। यानी कि तने जड़े पत्ती से नया पौधा बनता है। तो तना जड़े और पत्ती से क्या बनता है, तो नया पौधा बनता है कायिक प्रजनन द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का अलैंगिक प्रजनन था। अब हम लोग लैंगिक प्रजनन देखते हैं। अब हम लोग का लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे है मनुष्य, तो लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडा यानी फ्यूजन द्वारा होता है। और उसके बाद मछलियाँ, मछलियाँ क्या होती है, यह वाय निषेचन द्वारा प्रजनन करती है, यानी कि शुक्राणु और अंडे के बाहर मिलते हैं। और पक्षियाँ क्या करती है, यह भी लैंगिक प्रजनन से नर और मादा के युग्मक का क्या करती है, फ्यूजन होता है इन लोगों का भी। और पुष्प पौधे भी लैंगिक प्रजनन में परागकण और अंडकोश का फ्यूजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस लैंगिक और लैंगिक को ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो बताना हम लोग का किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। तो विब्रियो क्लोरा, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ई कोलाई कोलीफॉर्म और साल्मोनेला टाइफी। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो ई कोलाई फॉर्म में क्या है, उपस्थिति जल प्रदूषण का एक सूचक है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जैसे है हम लोग का जीवाणु जल प्रदूषण का एक संकेतक होते हैं। तो जीवाणु क्या होते हैं, जल प्रदूषण का एक संकेत होते हैं। विशेष रूप से ई कोलाई मानव और गर्म खून वाले जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। तो गर्म खून वाले जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं इकोलाई। और वाहित मल के माध्यम से पानी में प्रवेश करते हैं, इसलिए जल में इकोलाई की उपस्थिति जल प्रदूषण का संकेत है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि घोगा क्या होता है हम लोग का, घोगे में लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। तो घोगा में लिंग निर्धारण क्या आनुवांशिक नहीं होता है, इसका अर्थ है कि उनके लिंग का निर्धारण उनके जीन या क्रोमोसोम द्वारा नहीं किया जाता है। तो इनका जीन और क्रोमोसोम द्वारा इनका निर्धारण नहीं किया जाता है लिंग का। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है?
तो हम लोग को बताना है केंचुए का श्वसन अंग है कौन सा है? फेफड़ा है, क्लोम कोष्ठ है, श्वास नलिका है या त्वचा है? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि त्वचा द्वारा केंचुआ सांस लेता है। तो केंचुआ हम लोग का कौन संघ आता है हम लोग का? केंचुआ क्या आता है? एनेलिडा संघ का है, प्राणी है। यह एक स्थलीय अकशेरुकी है। तो ये क्या है? एक स्थलीय अकशेरुकी है और एनेलिडा संघ का आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि घोंघा। तो घोंघा मोलस्का संघ से संबंधित है। घोंघा किस संघ से आता है हम लोग का? तो हम लोग का मोलस्का संघ से आता है घोंघा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। घोंघा मोलस्का संघ से आता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाद जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा अकशेरुकी संघ है। तो आर्थ्रोपोडा हम लोग का सबसे बड़ा संघ था। ठीक है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा हम लोग का बड़ा संघ है सबसे। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? हम लोग का मोलस्का आता है। सबसे बड़ा संघ दूसरे के नंबर पर मोलस्का है और ये अकशेरुकी संघ का, ठीक है दोस्तों, प्राणी है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विकासशील जीव में लिंग निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तापमान हम लोग का क्या होता है? तो कुछ जंतुओं के विकासशील जीव और लिंग निर्धारण करने में क्या होता है? भूमिका निभाता है तापमान हम लोग का। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। तो हम लोग को गलत कथन बताना है इनमें से। तो क्लोम यानी गिल से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तो हम लोग का ये सही है, क्योंकि क्लोम यानी गिल से रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। शरीर में रक्त अलिंद में प्रवेश करता है। ये भी बात सही है। तो शरीर में रक्त क्या है? अलिंद में प्रवेश करता है। और ये मछलियों के शरीर के रक्त में क्या होता है? दो ही होते हैं, दाया अलिंद और बायां अलिंद। तो एक अलिंद में रक्त में क्या है? प्रवेश करता है। नीलय में रक्त केवल क्लोमो यानी गिल्स में जाता है। तो नीलय से रक्त केवल क्या है? क्लोमो यानी गिल्स में जाता है। तो ये भी बात सही है। दो कक्ष हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ये बात गलत है। दो परिसंचरण में एक 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 ही संचरण होता है बस। ठीक है दोस्तों, एक संचरण होता है सिर्फ इन लोगों में, मछली में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो मछली में एक संचरण होता है और यह क्लोम शरीर के हिस्सों तक भेजा जाता है और शरीर के रक्त अलिंद से प्रवेश करता है और नीलय से रक्त क्लोम यानी गिल्स में जाता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? तो मानव का पायरुवेट का ऑक्सी विघटन हम लोग कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी कि डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम लोग का ऑक्सी विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मान अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग का मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सीकरण मुख्यतः कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और पायरुवेट होता क्या है हम लोग का? पायरुवेट क्या है? तो पायरुवेट एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। पायरुवेट हम लोग का क्या है? तो एक 3 कार्बन वाला यौगिक है जो ग्लाइकोलाइसिस नामक प्रक्रिया के दौरान बनता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़कर पायरुवेट उत्पन्न करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़कर क्या उत्पन्न करता है? पायरुवेट उत्पन्न करता है हम लोग का। तो पायरुवेट हम लोग का 3 कार्बन वाला यौगिक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यानी कि डी। तो मछलियां अपशिष्ट के रूप में क्या करती है? तो अमोनिया का उत्पादन करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग का पक्षी पक्षी क्या करता है? तो यूरिक अम्ल को अर्धठोस मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो पक्षी का हम लोग का क्या होता है? उत्सर्जन होता है हम लोग का यूरिक अम्ल होता है। वही मछली का क्या होता है? तो अमोनिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है? तो हम लोग को बताना है कौन सा जीव समूह को पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जीवाणु और कवक होता है हम लोग का पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। अब हम लोग देखते हैं जीवाणु यानी कवक और जीवाणु, हम लोग को देखते हैं लाइकेन और शैवाल के मिलन को सहजीविता यानी कि साइम्बोसिस कहते हैं। इस संबंध में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करते हैं
जबकि कवक शैवाल को सुरक्षा और पोषण प्रदान करते हैं। तो सहजीविता का होता है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइकेन और शैवाल के मिलन को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीविता होता है। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं लाइकेन और शैवाल, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी है, तो हम लोग को बताना है उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो उड़ने वाला हम लोग का हो जाएगा डी, यानी कि चमगादड़ हम लोग का उड़ने वाला स्तनपायी है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यानी कि एकेडिना। एकेडिना क्या होता है, अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का प्लेटिपस के साथ एकेडिना भी अंडे देने वाला स्तनधारी। तो एकेडिना और प्लेटिपस इन दोनों को याद रखिएगा। तो एकेडिना और प्लेटिपस होता है हम लोग का अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है। तो हम लोग को इन तीन बताना है जंतु बाकी तीन से भिन्न है। तो मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ और मेढक। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समुद्री घोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है। तो हम लोग को बताना है सबसे जहरीली मछली कौन सी है। पफर मछली, पारकुपाइन मछली, फिर हांस मछली, एंगलर मछली। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा पफर मछली। तो साइनाइड से भी ज़्यादा जहरीली है यह मछली, यानी ये हम लोग की पफर मछली है। ठीक है दोस्तों, इसको देखिएगा, ये हम लोग की पफर मछली है। यह साइनाइड से भी ज़्यादा जहरीली यह मछली होती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही जहरीली मछली है, पफर मछली है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो हम लोग को बताना है छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हम लोग का छोटी आंत सबसे छोटी होती है। छोटी आंत होती है हम लोग की सबसे छोटी, तो क्या हो जाता है, तो शेर क्या आता है हम लोग का मांसाहारी। तो जैसे हम लोग का है मांसाहारी, मांसाहारी की छोटी आंत सबसे छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, वही हम लोग की शाकाहारी में क्या होती है, तो शाकाहारी की छोटी आंत होती है हम लोग की लंबी। ठीक है दोस्तों, तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो मांसाहारी की छोटी आंत छोटी और शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हाथी, भालू, गैंडा किस जाति के जीव हैं। तो बताना हम लोग का हाथी, भालू, गैंडा किस जाति के हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्तनधारी वर्ग के। हाथी, भालू, गैंडा ये सब क्या स्तनधारी में आते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। हमको बताना है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पॉड। हम लोग को डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश चार कोष्ठ हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो बताना है चार कोष्ठ हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्तनधारी क्या होते हैं, चार कोष्ठ वाले हृदय वाले होते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो कमजोर विकसित बच्चों को कौन से जन्म देता है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंगारू क्या होता है, कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देती है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। तो बताना है किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। तो हम लोग का क्या होगा आंसर, डी, यानी कि हमिंग बर्ड का अंडा क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में डैश होता है। तो पक्षियों में क्या होता है, दो कक्षीय हृदय, चार कक्षीय, तीन कक्षीय या एक कक्षीय। तो आंसर क्या आ जाएगा बी, यानी कि चार कक्षीय हृदय होता है पक्षियों में। और मनुष्य में भी हम लोग का चार कक्षीय हृदय होता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है हम लोग का, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, यानी कि पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा तीन कक्षीय हृदय। तो हम लोग का सरीसृप में क्या होता है, तो तीन कक्षीय हृदय होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है,
अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं हम लोग का? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंडा अंडज प्राणी। तो अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? तो अंडज प्राणी कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस प्राणी के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो किस जानवरों के अंडज जानवर कहा जाता है? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? सी, यानी कि अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली है? तो बताना है हम लोग को वास्तविक मछली कौन सी है। तो हम लोग का हो जाएगी आंसर डी, यानी कि कैट फिश हम लोग की एक वास्तविक मीन मछली है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? हम लोग को बताना है कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि डॉग फिश हम लोग की एक वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? हमको बताना है एक मछली कौन सी है इसमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समुद्री घोड़ा हम लोग की एक मछली है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। तो पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन से है? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि इकाइनोडर्मिटा हम लोग का पूरी तरह से समुद्री जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये मैंने सबकी थ्योरी कंप्लीट कराई हुई। ठीक है दोस्तों। तो आप जाकर थ्योरी देख सकते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन के रिवीजन के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है, कौन सा हो जाएगा? तो डी हम लोग का एनेलिडा हम लोग का मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। हाइड्रा, मूंगा, स्पंज ये क्या करते हैं? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डैश नामक एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं, जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेनेरिया हम लोग का एक आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, रजत मछली यानी सिल्वर फिश होती है एक। तो सिल्वर फिश एक क्या होती है हम लोग की? एक हम लोग का ये होता है आंसर डी, यानी कि कीट होता है सिल्वर फिश। तो रजत मछली यानी सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है, जो होता है कि विंगलेस होता है। यह आर्थ्रोपोडा फाइलम का है। तो ये हम लोग क्या किस में आता है सिल्वर फिश? ये आर्थ्रोपोडा संकर। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन किस में आते हैं हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्तनी वर्ग में आते हैं डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील हम लोग को बताना है किस जाति का है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्तनपायी वर्ग का है हम लोग का। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या हम लोग को बताता है? तो एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है। ठीक है दोस्तों। तो एम्फीबिया यानी उभयचर, उभयचर में भी हम लोग का जल और स्थल दोनों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो हम लोग को बताना है इसमें से मछली नहीं है कौन सी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्टार फिश हम लोग की एक मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो हम लोग को बताना है कौन स्तनपायी है। हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि व्हेल हम लोग का एक स्तनपायी है। ठीक है दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी को बताना है हम लोग का आंसर क्या जाएगा? यानी कि डी, यानी चमगादड़ हम लोग का उड़ने वाला एक स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा? यानी कि एक्डीना क्या होता है? अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। ठीक है दोस्तों। इसको हमने पढ़ा था, ये फिर आ गया है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन हो गया। थैंक यू दोस्तों।